चंद मिनट की वर्चुअल मस्ती की चाहत किसी को मौत की दहलीज तक पहुंचा सकती है। सुनकर ये जरूर हैरानी होगी, लेकिन ऐसे कई उदाहरण अब तक देश में सामने आ चुके हैं और ये सब कुछ होता है महज एक अनजान वीडियो कॉल की वजह से। आप या हम, कोई भी हो सकता है जिस पर अनचाहे आफत की बिजली कड़क सकती है। बदनामी का डर दिखाकर या तो आपका बैंक बैलेंस जीरो कर दिया जाएगा या फिर आपके लिए जानलेवा भी ये साबित हो जाएगा। हम जिस अनजान वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं, दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले ऐसे फ्रॉड वीडियो कॉल्स होते हैं जिसे रिसीव करना ही घातक हो जाता है। आप न चाहते हुए भी चंद पल उस वीडियो कॉल में बिता देते हैं। बस उतना ही उन फ्रॉड्स के लिए बहुत कुछ होता है जिसने शिकार बनाने के लिए आप पर जाल फेंका था। इसके बाद शुरू होता है उगाही का गंदा खेल, जिसमें आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में बुरी तरह से खुद को घिरा पाते हैं। उस जाल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय छटपटाने के अलावा आपके पास दूसरा रास्ता नहीं बचता। अंततः मौत ही एकमात्र जरिया नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स। इस एपिसोड में हम आपको उस सच्चाई से आज रूबरू कराएंगे जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय दरिंदे किस तरह से मासूमों की जेब पे डाका डाल रहे हैं, किस तरह ब्लैकमेलिंग के जरिए उगाही का खेल खेल रहे हैं, कैसे बदनामी का खौफ दिखाकर अच्छे भले इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सब कुछ काल्पनिक नहीं, बल्कि देश में हो रही उन वारदातों की हकीकत है जिसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं। कई करोड़ों को लूटा जा चुका है तो कई अपनी ये लीला समाप्त कर चुके हैं। अपराध की दुनिया में इसे सेक्सटॉर्शन का नाम दिया गया, जिसमें एक वीडियो कॉल किसी इंसान की हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा देता है। यूं तो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आज के दौर में इंसान का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन कई मामले में यही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनता नजर आता है। एक ऐसा ही दुश्मन जो चंद मिनट में आपके दिल के करीब था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सामने आने वाली तस्वीर दिल की धड़कनों को इतना तेज कर देती है जो किसी इंसान को सीधे मौत की दहलीज पर पहुंचा देती है। वर्तमान समय में इस तरह की वारदातों की बाढ़ सी आ रही है और ये सब केवल उगाही का गोरख धंधा मात्र है। इस तरह के कई रैकेट देश भर में संचालित हो रहे हैं। इन रैकेट्स में शातिर पुरुषों के साथ युवतियां और महिलाएं भी शामिल हैं। इन शातिरों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनकी इस करतूत का असर सामने वाले पर क्या होगा। उसकी जान भी चली जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे शिकार की तलाश में जुट जाते हैं और एक सतत प्रक्रिया की तरह इन गिरोहबाजों का गोरख धंधा चलता रहता है। सवाल उठता है कि एक वीडियो कॉल से कोई किसी को किस तरीके से फंसा सकता है। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं वो तरीका। दरअसल शिकार होने वाले शख्स को अंतिम समय तक पता नहीं चलता कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें उसकी ज्यादा सक्रियता दिखती है। सेक्सटॉर्शन गिरोह के लोग अपने शिकार को उसी तरीके से फॉलो करते हैं। पहले किसी खूबसूरत चेहरे वाले प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसके बाद तारीफ के कसीदे करते हुए करीब आने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर की डिमांड होती है। पर्सनल नंबर मिलते ही मीठी मीठी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद वीडियो सेक्सुअल की बातों में फांसने की कोशिश होती है। यह किसी शिकार को पूरी तरीके से जाल में फंसाने का अंतिम चरण होता है। यदि बातों में आकर वीडियो कॉल के लिए कोई शख्स तैयार होता है तो तुरंत वीडियो कॉल आ जाता है। व्हाट्सएप पर आने वाला एक अनजान वीडियो कॉल आपकी हंसती खेलती जिंदगी को किस तरीके से तबाह कर सकता है, आमतौर पर कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। दरअसल उस वीडियो कॉल में न्यूड सीन नजर आता है। आमतौर पर लोग ऐसी लाइव वीडियो कॉल देखकर बहक जाते हैं, वही कर जाते हैं जैसा न्यूड वीडियो कॉल में कहा जाता है। जिसने बातें में आकर उनकी बातों को माना। इसके बाद न्यूड वीडियो कॉलर का काम पूरा हो जाता है।
और फिर न्यूड कॉल के समय तक जितनी मोहब्बत बरसाई जाती है उसके रिजल्ट का सामना और बर्दाश्त करने की बारी उस अभिमन्यु की होती है। तो आप साइबर थाना पर क्या कंप्लेन लेकर आए थे? मैं साइबर थाना पे एक सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन चैटिंग हुआ था व्हाट्सएप के माध्यम से, और एज पहले व्हाट्सएप पे चैटिंग हो गया? नहीं, फेसबुक पे चैटिंग? मैं पहले फेसबुक पे 2 दिन पहले 18 तारीख को रात में एक मैसेज, हाय का मैसेज आया। कहाँ से? एक आरती गुप्ता के नाम से। अच्छा, लड़की का? लड़की के, हाँ रिक्वेस्ट आया था जी। अच्छा। तो मैं एक्सेप्ट किया, हाय हेलो हुआ, और उसने तुरंत मुझसे कहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं व्हाट्सएप पे कॉलिंग करूँगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तुम अपना दो। तो उसने तुरंत दे दिया नंबर। अच्छा। और मैं जब तक सोचता तब तक उसका कॉल आ गया उधर से तुरंत व्हाट्सएप पे। अच्छा। और मैं कुछ समझ पाता, मैं नॉर्मल चीज़ बात है, मैं जब व्हाट्सएप कोई किसी का कॉल आएगा तो मैं जब रिसीव करूँगा तो मेरा फेस आना ही आना है। मैंने ऐसे ऑन किया, और जैसे मैंने ऑन किया तो उसके वीडियो पर न्यूड वीडियो आया। उधर से न्यूड तुरंत वीडियो चलने लगा, और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का, फिर कट गया। अच्छा। फिर मैसेज आया उधर से कि तुम बिस्तर में हो, बाथरूम में चलो। मैंने कहा क्या बात है, बाथरूम में चलो। फिर मैं बाथरूम में गया। तो क्यों इतना बहकावे में कैसे आ गए थे? एक्चुअली मैं कभी ये सब चीज़ जाना नहीं, कभी ऐसा वीडियो कॉलिंग किसी चैट किया कभी नहीं, इस तरह कभी वीडियो कॉलिंग कभी किसी बात, पहला। अच्छा। इस मामले में एकदम जीरो था। अच्छा। तो मैं गया एज ए बाथरूम में गया। फिर उसका तुरंत मैंने कॉल कभी मेरे तरफ से नहीं गया, उसका फिर कॉल आया, फिर वो न्यूड वीडियो लेकिन दूसरी क्लिपिंग उसकी थी। फिर मुझसे फिर कट गया, फिर मुझसे कहा गया कि अब आप बना न्यूड वीडियो बनाओ। क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने सोचा कि ये सब सही है लगा, तो मैं भी अपना न्यूड वीडियो के लिए कोशिश किया भी। उधर से फिर कट हो गया, फिर फ़ोन, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। और मुझे कुछ ऐसा लगा, शक हुआ कि हो सकता है कुछ गलत हो गया। तो फिर मैं उसी समय झूठ बोला कि मेरे पापा आ गए हैं बाथरूम में। अच्छा। और वो लॉक कर रहे हैं। ये मैंने मैसेज में किया है। और हाँ, चूँकि मेरे पापा हैं नहीं जिंदा, अभी जीवित नहीं है वो, मैंने झूठ बोला उसको। अच्छा। और मैं तुरंत फ़ोन काट दिया। तो कहा ठीक है, उसने जान कहा, मैसेज लिखा कि बेबी ठीक है, तुम खाली हो तो फ़ोन करना। मैं गया, ठीक है। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में अगले दिन फ़ोन आना शुरू हो गया। तब तक मुझे शक हो चुका था, लेकिन वो वीडियो मेरा जो बाथरूम का था, हम लोग का बातिंग था, वो वीडियो बना चुका था। हाँ, वो हो चुका था, ये मुझे जानकारी नहीं था। लेकिन अगले दिन जब उसका फ़ोन आने लगा, मैसेज आने लगा कि क्यों नहीं फ़ोन पे आ रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। मैंने कहा कि पापा का मेरा व्हाट्सएप चैटिंग देख लिए है, फेसबुक चैटिंग देख लिए, मेरी बहुत पिटाई हुई है। तो उसने कहा ओके। तो मैंने कहा कि चलो इसकी हो सकता है जो मुझे शक है, मैं शक इसको दूर करूं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, वीडियो कॉलिंग करो अपना फेस टू फेस, मैं ऑफिस में बैठा हूं और मुझे चेहरा दिखाओ फेस टू फेस। तो उसने कहा ठीक है, मैं दिखा रही हूँ। और इतना कहने के बाद उसने धड़ाधड़ जो मेरे साथ चैटिंग, वो जैसे न्यूड वीडियो बना था उसका, वो वीडियो भेजा। और मैं देखा, और वो तो नहीं समझा, लेकिन जब नीचे उसने लिखा, ये रहा बेटा आपका वीडियो, और ये रहे आपके सारे दोस्त, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया सारे। मेरे ज़मीन से पैर हिल गया, मुझे पसीना आने लगा इस ठंडी के मौसम में। मैं अपने आप को ऐसे घबरा गया कि मुझसे क्या हो गया, और ये कौन है, कौन सी ऐसी लड़की है जो मैंने कभी किसी के साथ बात ही नहीं हुआ, और इस तरह के, और मेरा ऐसे साथ हो गया। मैं उसने एकदम मैसेज पैसा भेजो। मैंने लिखा भी क्या चाहिए तुमको, मैंने लिखा, उसने पहला मैसेज है मुझे 11,000 रुपया चाहिए। अच्छा। तो मैंने तुरंत उसी समय ठान लिया, पैसा तो नहीं देंगे इसको। अच्छा। चाहे मेरी जान ही चली जाए। अच्छा। और मैं घबरा के उस समय मैं भागा कि अगर ये वीडियो, ये चाहे संदेश अगर सोशल मीडिया में जाती है, कहीं भी जाती है, तो मैं किसी लायक नहीं रहूँगा, अंततः मुझे सुसाइड करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने इस एक्सट्रीम लेवल तक सोचा? हाँ, एकदम मैंने सोच लिया था। अच्छा। क्योंकि मैं फैमिली वाला हूँ, और अगर कभी समाज में आज तक मेरी 32 साल उम्र है, कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ये जाता है संदेश कि ऐसा ये लड़का है, तो मैं किसी के साथ ना कोई मेरे साथ उठेगा बैठेगा नहीं, समाज में संदेश गलत जाएगा। इसलिए मैंने मरना ही बेहतर समझा। अच्छा।
मरना सोचने का बेहतर से। हाँ, कि मर ही जाएंगे तो बवाल ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने उससे 1 घंटे का समय मांगा कि मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं घर जा रहा हूँ पैसा लेने के लिए। उसने कहा ठीक ओके। और मैं वहाँ से अपने ऑफिस से निकला, ये रास्ते में कि घर जाने का ना मतलब बहाना करके मैं अब साइबर थाने पे या अपने जो अधिकारी जिससे बात कर सकता हूँ, जिनके माध्यम से मैं बता सकता इसके कुछ खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं रास्ते से आया, आते आते फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा। मैं माननीय अपने कप्तान साहब के पास गया, उन्होंने लेटर देखा मेरा और सडनली 1 मिनट में तुरंत उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ोटो लिया और साइबर थाना पे तुरंत उन्होंने सेंड किया और तुरंत साइबर थाना से मुझे फ़ोन आया। उसका रिस्पांस मुझे तुरंत मिला। साइबर थाना पे आया तो सबसे पहले मुझे रिलैक्स किया गया कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग हैं आपके साथ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा। उसके बाद मेरे सारे चीज़ देखे गए, डिटेल देखे गए और उन्होंने बताया कि ऐसा है, अब भी आपके जब भी कभी आपको कोई प्रताड़ित करेगा, किसी का भी फ़ोन आएगा तो जिस सब आप उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा और उसके किसी भी चीज़ को आप उसका फ़ोन ना उठाना और किसी कोई भी मिले तो उसको बताना कि ऐसे फ्रॉड कॉलों से, फ्रॉड मैसेजों से सावधान रहें। एक्सटॉर्शन के शिकार हो गए थे। इनके पास फेसबुक से एक लड़की का रिक्वेस्ट आया था, जिन्होंने ये एक्सेप्ट करके फेसबुक मैसेंजर से इनसे बातें हुई और नेक्स्ट 2-3 लाइन के अंदर उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। उसके बाद इनको व्हाट्सएप से वीडियो कॉल आया और स्क्रीन रिकॉर्ड करके इनको ब्लैकमेल किया जाने लगा। ये इतने डिसअपॉइंट हो गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि ये सुसाइड करने का सोच लिया था इन्होंने। और एनी हाउ इनको किसी ने सुझाव दिया कि ये सब पुलिस के पास जाएं और ये हमारे गोरखपुर के एसएसपी के पास गए और एसएसपी सर की तरफ से हमारे साइबर थाने पर कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था। जिसके बाद यहाँ साइबर थाने से त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पहले मानसिक रूप से जो जितने परेशान थे उनको काउंसलिंग करके रिलैक्स कराया गया और सेक्सटॉर्शन से कैसे बचना है उसके उपाय बताए गए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो सेक्सटॉर्शन से आप बिल्कुल जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन है या फिर गोरखपुर का अगर नियर बाई जो भी आपका साइबर थाना है उस पर आप कंसल्ट करें और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक भी पैसा, एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सब को इग्नोर करिए, इनका जो भी कॉल आता है इसको रिजेक्ट करिए और संबंधित थाने को और कंप्लेन करके आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। न्यूड वीडियो कॉल की खुमारी में फंसा हुआ अभिमन्यु बाहर आया भी नहीं होता है कि उससे पहले व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट मिलता है जिसे देखते ही किसी के होश भी फक्ता हो सकते हैं। दरअसल उस स्क्रीनशॉट में वो शख्स खुद को किसी गैर और न्यूड युवती के साथ पाता है, जबकि हकीकत में उसका न्यूड फोटो से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शातिर गिरोह के लोग एक स्क्रीनशॉट और एडिटेड वीडियो को घर परिवार के सदस्यों, दोस्तों और मल्टीमीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उगाही शुरू कर देते हैं। गलती से किसी ने डर के चलते एक बार डिमांड पूरी कर दी, मांगी गई रकम स्कैमर्स के हाथों सौंप दी, उसके बाद सिलसिला चल पड़ता है। फंसा हुआ शख्स शातिरों के लिए एटीएम की तरह हो जाता है। इस तरह के कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें बदनामी के डर से लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए तक उन शातिरों की झोली में डाल दिए। इसके बावजूद उनकी डिमांड थमती नहीं है। अंततः जेब और बैंक खाली करने के बाद उस शख्स को खुदकुशी ही अंतिम चारा नजर आता है। जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्कैमर्स भी नए नए स्कैम के जरिए लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं और एक नया तरह का स्कैम अब मार्केट में आया है। अब ये वीडियो कॉल के जरिए लोग अश्लील वीडियो दिखाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ संदीप मित्तल जी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो नया स्कैम आया इसे किस प्रकार से बचें और ये स्कैम क्या है। सर, ये नया स्कैम आया है जो ठग है और लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं, ये जो न्यूडिटी वाला स्कैम है ये क्या स्कैम है सर, ये कैसे अंजाम देते हैं? इस प्रकार की शिकायतें साइबर सेल को प्राप्त हो रही हैं कि जिसमें कुछ फ़ोन नंबरों से किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल आता है। ये ऐसा अनजान व्यक्ति होता है जो रैंडम कहीं से भी किसी व्यक्ति का नंबर प्राप्त करके उसको वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करने के दौरान व्यक्ति की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से कुछ अपने अश्लील वीडियो वगैरह दिखा के उसको रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के पश्चात व्यक्ति के व्हाट्सएप में उसको भेजकर उनसे पैसों की मांग की जाती है
और उनको ये दबाव दिया जाता है कि अगर इस आपका फ़ोटो वगैरह हम इंटरनेट पे वायरल कर देंगे, सोशल साइट्स पे वायरल कर देंगे और उनसे धनराशि की मांग की जाती है। सर ये जो स्कैम है, जो स्कैमर्स हैं, कहाँ कैसे इसको अंजाम देते हैं? क्या कुछ अलग से ऐप होता है क्या इसका? क्योंकि जो जिस प्रकार से वो वीडियो चलता है बैकग्राउंड में और जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो क्या कुछ अप्लाई करते होंगे इसके लिए लोग? आजकल लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट होता है और इसी का वो प्रयोग करते हैं, जिसमें वार्तालाप के दौरान इस प्रकार की वीडियो को बनाकर और फिर वो व्यक्ति को भेजते हैं और भेजकर उन्हें इस प्रकार से पैसा देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। भारत में एक्सटॉर्शन को घिनौनी वारदात के तौर पर सालों तक देखा गया। ये सिलसिला अब भी नहीं थमा है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, रायपुर, रांची, देश के कई बड़े शहर इसमें शामिल हैं, जहां गैंगस्टर इस एक्सटॉर्शन के गोरख धंधे के दम पर ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं। भले ही दूसरों की जिंदगी क्यों ना दांव पर लग जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्सटॉर्शन भी इससे मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शातिर गिरोह के लोग अपनी घिनौनी सोच के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, शारीरिक प्रताड़ना नहीं देते, पर सही मायने में देखा जाए तो एक्सटॉर्शन के मुकाबले सेक्सटॉर्शन कहीं ज्यादा घिनौना अपराध है। देश में इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले दर्जनों गिरोह सक्रिय हैं, जिसका ना तो कोई नाम है, ना ही कोई चेहरा है। गुमनामी के अंधेरे में कब कौन सा गिरोह मासूमों की जान का सौदा कर रहा होगा, वारदात के बाद भी इनका पता लगाना सहज नहीं होता। ये एक हकीकत है कि अपहरण या फिर दूसरे तरह के गुनाह के एवज में एक्सटॉर्शन का प्रचलन आया। अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद के इशारों पर 70 के दशक से शुरू हुआ एक्सटॉर्शन का खेल अब तक जारी है। वहीं बीते एक दशक में भारत में सेक्सटॉर्शन का गोरख धंधा जोरों से फल फूल रहा है। हालांकि साइबर क्राइम के मामले में देश की पुलिस ने ऐसे शातिरों के खिलाफ सख्ती भी बरती है और देश के लोगों को जागरूक करने का भी अभियान चलाया है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग शातिरों के चक्रव्यूह में फंसते नजर आते हैं। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने से इंसान खुद को बचा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए यूजर सतर्क रहे। किसी भी अनजान लिंक या एप्लीकेशन को खोलने, अनायास आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की गलती ना करें। वीडियो कॉल को लेकर सजग रहें। अपने पर्सनल डाटा को किसी के साथ भी शेयर करने से बचें। किसी तरह की लालच में आने से परहेज करें। देश की सरकार साइबर फ्रॉड सजगता अभियान निरंतर चला रही है। उसे देखकर समझने का प्रयास करें। ज़्यादातर ये लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको वायरल करने के लिए। इनको ट्रेस किस प्रकार से किया जाता है, इनको पकड़ा किस प्रकार से जाता है? आमतौर पे हम लोग ऐसे व्यक्तियों का जो ट्रैक करते हैं, इनको राजस्थान वगैरह तरफ के ये ऑपरेट करने वाले कुछ इस प्रकार के लोग हैं, जो व्यक्तियों को भय में लाकर उनसे पैसे की उगाही करते हैं। जब तक व्यक्ति इनको इस प्रकार से पैसा देते रहता है, तब तक वो जो है उनसे पैसा लेते रहते हैं और बाद में अपना अकाउंट वगैरह को जो है वो डिलीट कर देते हैं। और आम व्यक्ति भी चूँकि इस प्रकार से उसके मान सम्मान का उसको भय होता है, तो इसमें लोग आकर किसी प्रकार की शिकायत भी दर्ज नहीं कराते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर शिकायत दर्ज कराते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रकरणों में आप साइबर सेल से तत्काल आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस प्रकार के लोग जो हैं वो आदमी को भय में लाकर ज़बरदस्ती कुछ फ़ोटो के एडिट वगैरह भी करके लोगों का धन जो है वो लेते हैं और साथ में उसको मानसिक रूप से तंग भी करते हैं, उसके प्रतिष्ठा का भय दिखाकर। इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करनी आवश्यक है। तो और इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों की कंप्लेन साइबर थाने में दर्ज हो। सर ज़्यादातर बुजुर्ग और युवा इसके शिकार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है और ये लोग पैसा आसानी से दे भी देते हैं। ऐसे अपने पास कैसे केस आते हैं? नॉर्मल, जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से किसी का भी सामने वाला व्यक्ति किसी आपत्तिजनक पोस्ट को दिखाकर उसका एक वीडियो बना लेते हैं, जिसमें सामने वाले व्यक्ति का भी फ़ोटो वगैरह आ जाता है और व्यक्ति भय में आकर उनको जो है फिर वो उसका लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को ट्रैक करना और उनको गिरफ्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये किसी प्रकार के सोशल मीडिया या किसी प्रकार का जो वायरल करने की धमकी देते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य
धन की उगाही करना होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई इन ठगों के खिलाफ की जाती है, क्योंकि एक बड़ा साइबर क्राइम होता है और लाखों करोड़ों रुपए की राशि की मांग एक साथ करते हैं लोग, तो किस प्रकार की कार्रवाई इनके खिलाफ होती है या किन धाराओं के तहत की जाती है? नॉर्मल हम लोगों का जो एसओपी होता है उसके माध्यम से हम इस प्रकार के फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हैं। कई बार तो ये देखने में आया है कि लोग जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके भी इस प्रकार का कृत्य को अंजाम देते हैं, और जिस प्रकार की भी हमारे पास शिकायतें दर्ज होती हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। देखिए, जो नया स्कैम इन दिनों मार्केट में फैला हुआ है, जो वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है और लाखों करोड़ों रुपए की वसूली ब्लैकमेल करके उन लोगों से की जाती है जो इसके शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ संदीप मित्तल जी थे जिन्होंने बताया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए जो ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो तत्काल थाने में जाकर FIR करें, जिससे उन लोगों की गिरफ्तारी हो सके और आने वाले समय में इस प्रकार के स्कैम पर लगाम लग सके। कैमरामैन RK प्रसाद के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। देश में अपराध की जड़ें जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर लगाम लग पाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही मायने में आपराधिक जगत के लोग ज्यादा कर रहे हैं। आम लोग अपनी जरूरतों तक ही इन संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। देश में इंटरनेट को एक क्रांति के तौर पर माना गया था, लेकिन सही मायने में ये आम लोगों के लिए अशांति का कारण बन गया है। साइबर अपराध और अपराधी इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर अब दरिंदगी पर उतर आए हैं। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों का शिकार बनने से पहले ही सतर्क हो जाएं, गलती की कोई भी गुंजाइश न छोड़ें, जिससे अनावश्यक तनाव और परेशानी का सामना करना पड़े। फिलहाल द क्राइम फाइल्स में इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।